बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 नवंबर को बुलाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि 18 के करीब बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे जो कौमी असम्बली ने पास किए हैं लेकिन सेनेट से मुकर्ररा वक्त में पास ना हो सके। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, 10 नवंबर को इजलास बुलाया जाएगा, कौन कौन से अहम बिल्स की मंजूरी ली जाएगी? जी बिल्कुल, 10 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। इसमें इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक 2 बिल जो हैं वो मंजूरी के लिए इस मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इंतखाबात में इस्तेमाल भी इंतखाबी इस्लाहात के बिलों का हिस्सा है। ऐसे 18 के करीब बिल हैं जो कानून साजी के लिए पेश होंगे, जो कौमी असम्बली ने पास किए लेकिन सेनेट से मुकर्ररा वक्त में ये बिल जो है वो पास नहीं हो सके। मुस्लिम आइली कवानीन की दफ़ा 7 में तरमीम का बिल जो है वो भी मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इसके अलावा निजकारी कमीशन बिल 2020, कारोबारी कंपनियात बिल 2021। सही, ठीक है राना तारिक, अपडेट करने का शुक्रिया। सखर में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद स्कैंडल्स खुलेंगे, ये स्कैंडल्स दुनिया के बड़े स्कैंडल्स होंगे। मौजूदा हुकूमत ने डॉलर के रेट को कंट्रोल क्यों नहीं किया? पेट्रोल 150 रुपये लीटर और आटा 75 रुपये का हो गया। ये हुकूमत पेट्रोल और डॉलर 200 तक पहुंचाना चाहती है। आज लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है। आटा भी 75 रुपये किलो हो गया है, तो कैसे लोग गुजारा करें? तनख्वाहें नहीं है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, कोई मुल्क में सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं है, लोग कहाँ जाएं? आज 150 रुपये चीनी ले रहे, 150 रुपये पेट्रोल ले रहे, पेट्रोल कभी 150 पहुँचा, अब ये पेट्रोल पे भी लगे हुए हैं कि 200 रुपये पे पहुँचा दे, डॉलर को भी 200 रुपये पे पहुँचा दे। तो ये इनकी जब ये अभी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तब आपको पता पड़ेगा कि डॉलर की कीमतें ये क्यों बढ़ी थी, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में डॉलर से पे जो कंट्रोल था किसी तरीके से भी उसको क्यों रिलीफ दिया और क्यों उसको ओपन छोड़ा और आज किसको उसका फ़ायदा हुआ। ये पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। हुकूमत के कामयाब जवान प्रोग्राम के 2 साल मुकम्मल हो गए। वफाकी हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम में शामिल पार्टनर्स बैंक्स को रकम की तकसीम का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने मुलाकात की और उन्हें कामयाब जवान और नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की। बताया कि हुकूमत 1 लाख से ज़ायद नौजवानों को रोजगार, हुनर और तकनीकी महारत फराम करने में कामयाब हो गई। 2 सालों में 35 अरब रुपए से ज़ायद की रकम नौजवानों में तकसीम हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम की कारकर्दगी रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि 2 साल मेहनत के नतायज सामने आना शुरू हो चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में दिलचस्पी लेने वाले नौजवान हुकूमती सरपरस्ती में आगे बढ़ें। मुशीर खजाना से कहा कि नौजवानों के लिए पहले से ज़ायद फंड्स मुख्तस करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म को कश्मीर काज को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए अमरीका और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को मुतारिक करने के लिए अपने गैर मुल्की दौरों की कामयाबी से आगाह किया। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी को भी नैब की जानिब से क्लीन चिट मिल गई है। नैब ने अदविया महंगी करने के शवाहिद न मिलने की बुनियाद पर आमिर कियानी का नाम रेफरेंस से खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए हुसैन अहमद की। बात महंगी करने के केस में पीटीआई रहनुमा आमिर कियानी को क्लीन चिट मिल गई। अदम शवाहिद की बिना पर नैब ने साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का नाम केस से खारिज कर दिया। नैब ज़राए के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफे में आमिर कियानी का किरदार नहीं बल्कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा शायद खकान अब्बासी की काबीना ने किया। साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी के खिलाफ अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे के इल्जामात थे। आमिर महमूद कियानी अगस्त 2018 से अप्रैल 2019 तक वफाकी वजीर सेहत के ओहदे पर बराजमान थे। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 18 अप्रैल 2019 को ओहदे से हटा दिया था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर बराए कौमी सेहत आमिर कियानी के खिलाफ नैब रावलपिंडी को इंक्वायरी की हिदायत दी थी।
कराची में गवालों ने दूध की कीमत में आज खुद 10 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब शहर में दूध की कीमत 140 रुपए किलो हो जाएगी। शहर कायद में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए किलो है। कराची से शराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में फिर गवालों की मनमानियां, दूध की मनमानी कीमत में फिर मनमाना इजाफा, और वो भी 2-4 रुपए नहीं, पूरे 10 रुपए। डेयरी फार्मर पहले ही दूध कमिश्नर कराची के नहीं बल्कि अपनी ही मर्जी के नर्क पर 130 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे थे। अब डेयरी फार्मर्स ने 10 रुपए मजीद इजाफे के बाद 140 रुपए फी किलो फरोख्त करने का ऐलान किया है। शहरी कहते हैं इंतजामिया एक्शन नहीं लेती, जिसकी वजह से डेयरी फार्मर्स अपनी मर्जी चलाते हैं। हर चीज महंगी हो रही है तो गुजारा कैसे करेंगे? बच्चे भी पीते हैं, चाय भी बनती है, चाय 50 रुपए की हो गई है। अब कोई मेहमान आएगा तो पहले तो बोतल का पूछते थे, बोतल 50 रुपए की, अब चाय का पूछते हैं 50 रुपए की चाय। अब मेहमान को बोलते भी शर्म आती है। कराची वालों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि डेयरी फार्मर समेत दीगर गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन अमार खान के साथ शराज अहमद, 92 न्यूज़ कराची। नेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की टैक्स जिम्मेदारियाँ और प्रॉपर्टी के उन्वान से मालूमाती सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर एलिंग मुनीर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर से आए हुए वकला ने तकरीब में खुसूसी इजहार ख्याल किया। सलीम साबरी की ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की टैक्स की जिम्मेदारियों और प्रॉपर्टी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद ईस्ट लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी एलिंग के मेयर मुनीर अहमद थे, जबकि इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर राशिद असलम, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नदीम सिद्धू व दीगर ओहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में ILA लाहौर के सदर व साबिक नायब सदर टैक्स बार एसोसिएशन आशिक अली राना एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी एसोसिएशन अब्दुल लतीफ राना एडवोकेट खास तौर पर शरीक हुए और इजहार ख्याल किया। मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद, सदर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन बैरिस्टर राशिद असलम, नायब सदर अंसर महमूद चौधरी, सेक्रेटरी जनरल शाहिद नदीम सिंधु और नदीम चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने हमेशा कानूनी मसाइल के हवाले से कम्युनिटी के मफादात के लिए किए गए इकदामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आइंदा भी इन कोशिशों को जारी रखा जाएगा। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन का दायरा-ए-कार दुनिया के दूसरे ममालिक में तेजी से फैल रहा है। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से इकदामात व सहूलियात के साथ साथ ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से मालूमात इंतहाई जरूरी हैं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुराका ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। ये जो सेमिनार है, सबसे पहले तो इसका अहम मकसद है कि यहाँ पे वुकला को, यहाँ की कम्युनिटी को एजुकेट करना कि जो ड्यूल जुरिस्डिक्शन है टैक्स के हवाले से, उसमें किस तरह सेविंग हो सकती है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ ली, बिज़नेस किया, अब वो वहाँ पे भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो ये सेमिनार उनको एजुकेट करेगा, उनकी सेविंग का बायस बनेगा। सेमिनार था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम था कि वो यहाँ पे बैठकर अपनी प्रॉपर्टीज़ के मामलात कैसे देख सकते हैं और टैक्सेशन के मामलात जो उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं। ये एक बहुत ही मुफीद सेमिनार था और मेरा ख्याल है कि इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन का मकसद है कि मुख्तलिफ जो जुरिस्डिक्शन है उनको आपस में इकट्ठा किया जाए और एक जुरिस्डिक्शन का दूसरे जुरिस्डिक्शन के साथ मुआवजा किया जाए और जो फ़वाइद वकला को हासिल हो सकते हैं और आवाम को हासिल हो सकते हैं वो किए जाएँ। और आज बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की टैक्स की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उन्होंने किस तरह फाइलर नॉन फाइलर का क्या उनको फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मोटिवेट करना है इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, तो एक क्लियर टैक्सेशन का सिस्टम जो है उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बरतानिया में या ओवरसीज़ में लोग रहते हैं वो बड़े एक साफ़ और शफाफ सिस्टम से होकर गुजरते हैं। तो अगर उनको कॉम्प्लिकेशन होंगी तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको एक क्लियर सिस्टम बताया जाए, सिंपल होना चाहिए। हमारा यहाँ पे जॉइंट सेमिनार हो रहा है ILA के साथ, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ, ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की जो रजिस्ट्रेशन है और इसके जो IP राइट्स के जो मैटर्स हैं उसके ऊपर। और हमारा आज का टॉपिक का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस देना कि आप किस तरीके से अपने IP राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसको किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब जो मैड्रिड सिस्टम पाकिस्तान के साथ साइन हुआ है उसके तहत अब आप ये है कि ऑनलाइन की इसकी रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। सेमिनार के आखिर में कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को यादगारी शील्ड्स भी दी गईं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन।
ग्लासगो में एक तरफ आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें सरबराहान मुमलिकत दुनिया के माहौल को बचाने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं, तो दूसरी जानिब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म कारकुन नित नए अंदाज में एहतजाज करके अपनी आवाज़ आलमी रहनुमाओं तक पहुँचाने में मसरूफ़ हैं। एक तंजीम ने 4000 किलोग्राम वज़नी बर्फ़ानी तोदा ग्लासगो पहुँचा दिया है जो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। अनोखे एहतजाज का अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की तैयार करदा इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में बर्फानी तोदा कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन भला हो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का जिसकी वजह से ग्लासगो के शहरियों को 4000 किलोग्राम वजनी बर्फानी तोदा देखने को मिलेगा। बर्फानी तोदे के जरिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का ख्याल माहौलियाती तंजीम आर्कटिक बेस कैंप का है, जिसने ये बर्फानी तोदा ग्लासगो पहुँचाने का एहतमाम किया। तंजीम की बानी प्रोफेसर गेल वाइटमैन का कहना है तमाम साइंसी शवाहिद साबित कर रहे हैं कि इस वक्त आर्कटिक को शदीद खतरात लाहक हैं। जहाँ बर्फानी तोदे तेजी से पिघल रहे हैं, इससे न सिर्फ बर्फानी रिछ की नस्ल खतरे में है बल्कि दुनिया का माहौल भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। So all science indications are showing that the Arctic is in crisis, and that's not just bad news for the polar bear, that's bad news for countries and societies everywhere, because the Arctic is one of the major circulation systems of the planet and can amplify global warming significantly. Studies are showing that if we lose the snow and ice in the Arctic, we will amplify global warming by 25 to 40%. प्रोफेसर गेल वाइटमैन ने इस मौके पर आलमी रहनुमाओं से अपील की कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जल्द से जल्द किसी मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है और बर्फानी तोदे पिघल रहे हैं। इस वक्त माहौल को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। Our message is that this iceberg is just the tip of the iceberg in terms of the climate emergency. This iceberg just is going to keep melting regardless of the negotiation that they come up with at the end of next week. However, perhaps if they come up with a good agreement, we will stop other icebergs melting. प्रोफेसर गेल वाइटमैन का मजीद कहना था कि वो ये बर्फानी तोदा ग्रीनलैंड से लेकर आए हैं, जिसे एक कार्गो जहाज के जरिए तमाम हिफाजती इक़दामात के साथ ग्लासगो पहुंचाया गया। So this iceberg comes from Narsak in Greenland, and when we got the iceberg, we put it on a ship and we shipped it over, a regular cargo ship, and of course we've fully carbon offset the journey. 4000 किलो वजनी ये बर्फानी तोदा ग्लासगो में मौजूद आलमी रहनुमाओं मुज़ाकरातकारों को याद दहानी कराएगा कि इस वक्त माहौल को महफूज बनाने के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। बेस कैंप के कारकुन आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर प्लास्टिक की बोतलों के खिलाफ भी सरापा एहतजाज हैं। गुलाम हुसैन वान, 92 न्यूज़, ग्लासगो। ग्लासगो में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के यूथ डे के मौके पर दुनिया भर से आए माहौलियाती कारकुनों और मकामी शहरियों ने मुजाहिरा किया, जिसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली नन्ही कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शरीक हुई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। वसीम काज़मी रिपोर्ट करेंगे। ग्लासगो में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाले मुज़ाहरे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिनमें माहौलियाती तंजीमों के कारकुन, ओहदेदार और मकामी शहरी भी शामिल थे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म स्वीडन की नन्ही कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने भी मुज़ाहरे में ख़ुसूसी शिरकत की और साथी कारकुनों का साथ दिया। इन्हें माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ नारेबाजी करके अपने जज्बात का इजहार किया। मुजाहिरीन ने इस मौके पर प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। किसी पर लिखा था कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, जबकि किसी पर COP26 से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया गया था। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए आलमी रहनुमाओं से फौरी एक्शन का मुतालबा किया और कहा कि उनके इक़दामात से दुनिया का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। इनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। ग्लासगो सिटी इंतजामिया की जानब से पुलिस एहलकारों को मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया गया था। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर और इसके गिरदोनवाह में रिफाई सरगर्मियों में मसरूफ़ बरतानवी तंजीम अब तक सैकड़ों अफराद की दादरसी कर चुकी है। बेसिक राइट्स फॉर मैनकाइंड के नाम से मारूफ तंजीम के चेयरमैन राशिद अली का कहना है मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने से लेकर बच्चियों की शादियाँ करवाने तक उनके कारकुन हर फलाही काम में पेश रहते हैं। नेकी के इस काम में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी उनका भरपूर साथ थे। वॉल्सल में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फलाही इदारे के जिम्मेदारों ने अपने मनसूबों के हवाले से भी आगाह किया। जिन बच्चों को पढ़ने का शौक़ है और वो गुर्बत का शिकार हैं और पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुतब प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये दोस्तों के तावन से जो है वो की जाती हैं। दोस्त माली तावन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी साथ काम कर रहे हैं
पाकिस्तान में वो बिल्कुल वॉलंटियरली कर रहे हैं, कोई अपने चार्जेस वगैरह नहीं लेते। हम लोगों को बाकायदा तस्दीक के बाद उनके घर तक राशन फराहम करते हैं जो ज़रूरतमंद हो। इसी तरह जिनको अदवियात की ज़रूरत हो, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए अदवियात लेते हैं लेकिन उनको अफोर्ड नहीं कर सकते अपने माली हालात की वजह से, उनको हम अदवियात भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। हमारे अपॉइंटेड मेडिकल स्टोर हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम उन्हें अदवियात प्रोवाइड करते हैं। मैंने जो है जब ये चैरिटी का आगाज़ किया था उस वक़्त कोविड था और लोगों के हालात कश्मीर में और ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में बहुत ख़राब थे। तो उस साल जब कोविड था हमने 18 लाख रुपए का राशन लोगों के घरों तक पहुंचाया और वो सारा जो राशन था वो मुस्तहिक लोगों को तस्दीक के बाद हम पहुंचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई पब्लिक फंडिंग भी हम नहीं करते, ख़ुद से करते हैं या जो दोस्त अहबाब हैं या फैमिलीज़ के मेंबर हैं उनका पैसा इस्तेमाल करते हैं। खिदमत खल्क जो है ये इंसान की अल्लाह ताला के साथ एक तजारत है। जब कोई भी इंसान खिदमत खल्क करता है उसकी जो है ये तजारत होती है रब करीम के साथ, और रब करीम इसका अजर उसे बेपनाह देता है। और गरीबों की खिदमत वही शख्स कर सकता है जिसने गुर्बत को ख़ुद देखा हो या जो गरीबों के मसाइल से आगाह हो। अगर आपकी जो ज़िंदगी है वो गुर्बत में नहीं गुजरी और आपने गरीबों के मसाइल को नहीं देखा तो आप गरीबों की खिदमत नहीं कर सकते। मकसद हमारे जो 3 ही थे कि तालीम, खुराक और अदवियात, लेकिन वक्त के साथ बाद वक़्त हमें थोड़ी लचक दिखानी पड़ती है और लोगों को एक्स्ट्रा जो है हमें करना पड़ता है। तुर्कों के मशहूर काय कबीले में पैदा होने वाले अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे फर्जंद उस्मान गाजी ने जहां अपनी दलेरी और हिकमत से सलेबी और मंगोल अफवाज को पे दर पे शिकस्त से दोचार किया, वहीं कई सदियां हुक्मरानी करने वाली सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद भी रखी। इस अजीम हुक्मरान का मज़ार तुर्की के शहर बर्सा में दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। खावर राजा इसी पर रिपोर्ट करेंगे। किसे पता था कि खाना बदोशों के कबीले में पैदा होने वाला यह बच्चा उम्र में अपने भाइयों से छोटा होने के बावजूद सब पर सबकत ले जाकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखेगा। उस्मान गाजी तुर्काई कबीले में उस वक्त के सरबराह अर्तुगरुल गाजी के घर 1258 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम हलीमा सुल्तान था। उस्मान गाजी की तरबियत खाना बदोश कबीले के माहौल के मुताबिक की गई, जहाँ उन्होंने बचपन ही में पहलवानी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी पर अबूर हासिल कर लिया। उस्मान गाजी जंग के साथ साथ इस्लामी शायर और सूफी बुजुर्गों से भी बेहद अकीदत रखते थे। उस्मान गाजी की जिंदगी पर उस वक्त के सूफी बुजुर्ग शेख हैदर अली का गहरा असर था। इस वक्त दुनिया भर में मुसलमान हुकूमतें आपसी खाना जंगी की वजह से ज़वाल का शिकार थीं। ऐसे वक्त में उस्मान गाजी मिल्लत का सितारा बनकर जगमगाए। आपने सलेबी और मंगोल ताकतों के खिलाफ कई मार्के सर किए और यूं 1299 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी ने 2 शादियाँ की। पहली बीवी राबिया बाला खतून जो कि अजीम सूफी बुजुर्ग शेख हैदर अली की साहबजादी थीं, जबकि दूसरी बीवी मलहून खतून जो कि तुर्क सरदार उमर बिन अब्दुल अजीज की साहबजादी थीं, जिनसे उस्मान गाजी के 6 बेटे और 1 बेटी की पैदाइश हुई। उस्मान गाजी की जिंदगी में सल्तनत उस्मानिया एक छोटे से इलाके पर मुश्तमिल थी जो बाद में दुनिया की ताकतवर और बड़ी सल्तनतों में से एक बन गई। इस सल्तनत ने 6 सदियों तक 3 बर-ए-आज़मों पर हुक्मरानी की। उस्मान गाजी का इंतकाल 1326 ईस्वी में तकरीबन 68 साल की उम्र में हुआ। इब्तदा में उन्हें सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत सोगोत में दफन किया गया, मगर बाद में उनके बेटे ओरहान ने वालिद की वसीयत के मुताबिक उनके जस्ते खाकी को तुर्की के शहर बुरसा में दफन किया। उस्मान गाजी का मज़ार 1855 ईस्वी में आने वाले जल्जले की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसे सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम ने दोबारा तामीर करवाया। 2500 मीटर बुलंदो बाला अलवदा पहाड़ के दामन में वाक़ ये शहर, जहाँ सल्तनत उस्मानिया के दौर में मसाजिद और दीगर अहम तारीखी मकामात की वजह से एक मुनफरिद अहमियत का हामिल था, वहीं पर मौजूदा दौर में सल्तनत उस्मानिया के अजीम सपूतों के मकबरों की वजह से भी इंतहाई मकबूल और मुनफरिद हैसियत रखता है। खावर राजा, 92 न्यूज़, बुरसा। यूरोप में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऑल पार्टीज मुहिब्बान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन ने कहा कि हमारी कामयाबी का रास्ता अहकाम इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने में है। रियाद से रिपोर्ट करेंगे उमैर अली।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुहिब्बान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान के अलावा कम्युनिटी मेम्बरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रिरीन ने कहा, अल्लाह का दीन ही हमारी निजात का वाहिद ज़रिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेटी जा सकती हैं। मकतबा दारुस्सलाम के डायरेक्टर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। उन्होंने अल्लाह के दीन को मुकम्मल किया और फलाह इंसानियत के लिए ऐसे ज़रूरी असूल मुरतब किए जिन पर अमल करके मुआशरे में अदल व इंसाफ का नफाज मुमकिन बनाया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना ने कहा कि इस्लाम रवादारी का दीन है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने तमाम मुसलमानों को एक कुरान और अपनी सुन्नत के साए तले इकट्ठा किया। कॉन्फ्रेंस से चौधरी अमानत अली मुगल, मलिक नवीद, राना उमर फारूक, राशिद मिनहास और सैयद मुजम्मिल शाह ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। कोरोना वबा के खिलाफ रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट की बड़ी अफादियत सामने आ गई। बेहतरीन नताइज पर माहिरीन ने स्पुतनिक लाइट को कामयाब तरीन वैक्सीन करार दिया है। ये वैक्सीन मुतासरा शख्स में महफूज और ठोस मुदाफ़ियती रद्द-ए-अमल पैदा करती है। रूस इसे बूस्टर वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। शाहिद घुमन की रिपोर्ट में देखिए। द लांसेट मेडिकल जर्नल में ट्रायल्स के मुताबिक रूस की एक खुराक वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन इस्तेमाल में महफूज और ठोस मुदाफ़ती रद्द अमल पैदा करती है, बिलखसूस इन अफराद में जो पहले ही कोविड-19 का सामना कर चुके हों। ये बात इस वैक्सीन के पहले और दूसरे मरहले के ट्रायल्स के नताइज में सामने आई है। ये 2 खुराकों वाली स्पुतनिक वी वैक्सीन का एक खुराक वाला वर्जन है जिसको पहले ही रूस में इस्तेमाल किया जा रहा है। रूसी इदारे के माहिरीन ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, मगर पहली बार किसी मारूफ तिब्बी जरीदे में इस पर होने वाली इब्तदाई तहकीक के नताइज शाया हुए हैं, जिसका मकसद उसे दीगर ममालिक को फरोख्त करना है। इन माहिरीन ने सेंट पीटर्सबर्ग के 18 से 59 साल की उम्र के 110 रजाकारों को ट्रायल्स का हिस्सा बनाया था, जिनको ये वैक्सीन जनवरी 2021 में इस्तेमाल कराई गई थी। इन रजाकारों में वैक्सीन के मुज़र असरात और मदाफ़ती निज़ाम के रद्द अमल की अच्छी तरह जाँच पड़ताल की गई। ट्रायल में दरियाफ्त हुआ है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस की असल किस्म को नकारा बना देती है, जबकि अल्फा और बीटा किस्म के खिलाफ इसकी अफादियत मामूली सी कम होती है। रूस ने पहले बताया था कि तहकीक से ये साबित हो चुका है स्पुतनिक लाइट कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ 70% तक मुअस्सर है। तहकीक में बताया गया है कि स्पुतनिक लाइट न सिर्फ प्राइमरी वैक्सीनेशन के लिए ज़ेरे गौर है, बल्कि ये बूस्टर डोज के तौर पर भी कारआमद हथियार साबित हो सकती है। रूसी हुकूमत ने इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए गौर शुरू कर दिया है। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ज़ेर एहतमाम रावी अर्बन डेवलपमेंट हुक्काम के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम। तकरीब में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की CEO डॉक्टर इरफा इकबाल, लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तानी समाकारों को रावी के किनारे तामीर होने वाले जदीद शहर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। रिपोर्ट देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की। is known as the heart of Pakistan, far more than just a metropolis. ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरिया रावी के किनारे आबाद होने वाले नए जदीद तरीन शहर के हवाले से आगाही देने के लिए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम दुबई में मौजूद हैं। अमारात के दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सरमायाकारों से मुलाकातें की और प्रोजेक्ट के हवाले से मुतअद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए हैं। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को रावी अर्बन प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात से आगाह करने की गर्ज से पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के शुरका को मुकर्रिरीन की जानिब से बताया गया कि ये शहर नया लाहौर होगा, जो इस्लामाबाद के बाद मुल्क का दूसरा मनसूबा बंदी के तहत कायम किया जाने वाला शहर होगा। इस शहर में बुलंद इमारतें बनाई जाएंगी। मनसूबे के तहत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, जो पाकिस्तानी तारीख के इस बड़े मनसूबे को अमली जामा पहनाएगी। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के तहत दरिया रावी की तजदीद नौ होगी। 46 किलोमीटर पर मुहित झील बनाई जाएगी। खुसूसी एजुकेशन, हेल्थ, कमर्शियल, इनोवेशन और स्पोर्ट्स सिटीज बनाए जाएंगे। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन और लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल मोहम्मद उमर का कहना था कि ये हुकूमत पंजाब का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी इसका हिस्सा बने। ये हुकूमत पंजाब का एक की इनिशिएटिव है
لاہور کے سینٹر میں ہم ایک بزنس ڈسٹرکٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہائی رائز کمرشل ٹاورز ہوں گے, مکس یوز ریزیڈینشیل ٹاورز ہوں گے. یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے فار آل فارن انویسٹمنٹس ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ پارٹنر ود اس ایز این اتھارٹی. اور یہاں پر ہم بزنس کو بوم دیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ڈفرینٹ قسم کی انڈسٹریز آ سکتی ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ہوں, چاہے وہ ہاسپٹیلٹی کے ہوں, چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں. All of these kind of businesses are welcome to come and partner with us in Punjab right now. یہ انشاءاللہ لاہور کا پہلا ایک پراپر کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ ہوگا. ورٹیکل ہے سارا, اس میں آپ کو ہائی رائزز, مڈ رائزز, لو رائزز انشاءاللہ نظر آئیں گے. یہاں پہ ہمارا ایکسپو میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں جو بزنسز ہم لا سکتے ہیں دبئی سے سکسیزفل, اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو کہ بزنسز کر رہے ہیں, ان کو بھی انوالو کیا جائے اس پروجیکٹس میں. ان کو بتایا جائے کس طرح ہم ڈیولپمنٹ کے لیے نئے پروجیکٹس ہم لائے ہیں, اور کس طرح ایک ون ونڈو آپریشن ایک پنجاب میں جو ایز آف بزنس کا ہم کانسیپٹ لائے ہیں اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سی ای او ڈاکٹر عرفہ اقبال کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کو لے کر اوورسیز پاکستانیوں کا رسپانس بہت ہی زبردست ہے. امید ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی اس پروجیکٹ کا حصہ بنے گی. ہم اس سلوگن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ پنجابیز گوئنگ گلوبل. تو گوئنگ گلوبل کے اندر جو چیزیں ہیں ان سب کے لیے ہم اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اتنے ڈائنامک, اتنے وائبرنٹ ڈائسپورا کو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ بنائیں. وہ پاکستان آئیں, وہ وہاں بزنس کریں, وہ وہاں انویسٹمنٹ کریں, اور ہم ان کو وہاں پر ہر قسم کی ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کریں. حکام نے اس منصوبے میں اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے بڑے مواقع فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی. راوی اربن پروجیکٹ کی تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشاں ماہر قانون بیرسٹر داؤد غزنوی نے امریکہ میں سینیٹر اور کانگریس کی خاتون رکن سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کریں. ڈاکٹر عافیہ کی معافی کی درخواست صدر جو بائیڈن کے پاس زیر التوا ہے. واشنگٹن سے خرم شہزاد اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سن 2003 میں کراچی سے مبینہ طور پر پراسرار حالات میں لاپتہ ہو گئیں. امریکی حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کو 17 جولائی 2008 کو افغانستان کے علاقے غزنی سے گرفتار کر کے امریکی جیل گوانتانامو بے پہنچا دیا گیا. ڈاکٹر عافیہ امریکی عدالت سے 86 سال قید کی سزا کے بعد اب جیل کی کال کوٹری میں زندگی کے دن گزار رہی ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان پر باقاعدہ کیس چلایا گیا جس میں جرم ثابت ہونے پر انہیں سزا سنائی گئی. دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اگرچہ پاکستان میں کئی سالوں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے, لیکن سابقہ یا موجودہ حکومتوں کی طرف سے سرکاری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ماہر قانون بیرسٹر داؤد غزنوی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے 1 سال سے زائد عرصہ سے امریکہ میں سرگرم ہیں. انہوں نے حال ہی میں امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر بابر مینیٹی ڈیز سے بھی ملاقات کی. ڈاکٹر داؤد غزنوی کا اس ملاقات میں کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی معافی کی درخواست صدر بائیڈن کے پاس زیر التوا ہے. اگر اسے رہا کیا گیا تو اس سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے. بیرسٹر داؤد غزنوی نے کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن لی کے ساتھ کیپٹل ہل میں ملاقات کی جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے قریب سمجھی جاتی ہیں, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ آج تک کسی پاکستانی عہدیدار نے ڈاکٹر عافیہ کے ایشو پر بات ہی نہیں کی تھی. خاتون رکن کانگریس کو بتایا گیا کہ عافیہ صدیقی کی ذہنی حالت انتہائی خراب ہے اور افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے امریکی جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے اور جیل میں ان پر 3 بار حملہ کیا جا چکا ہے. امریکی نظام قانون کے تحت ڈاکٹر عافیہ ان کی مجرم ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی حکومتوں کی پالیسیاں چاہے جو کچھ بھی ہوں, لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں عوام میں ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں. پاکستانی شہروں میں اس سلسلے میں 20 مظاہرے بھی ہوئے, لیکن بدقسمتی سے حکومتی سطح پر کوششیں کبھی بھی نہیں کی گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی ماہر قانون کے امریکی دورے اور سیاستدانوں سے ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکی حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں. خرم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن.
बस में उर्दू दुबई की जानिब से नहायत ही शानदार सालाना अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बस में उर्दू दुबई के बैनर तले जहां आलमी मुशायरों और अदबी तकरीबात का सिलसिला जारी है, इस साल जोश उर्दू अवार्ड्स प्रोफेसर शमीम हनफी के नाम रहा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में जानिए। आलमी सतह पर फ़रोग़ उर्दू के लिए कोशा बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से सालाना महफिल सजाई गई। अदबी महफिल में उर्दू से मोहब्बत करने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मुशायरा के मेहमान खुसूसी मारूफ अरब कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला थे। हमेशा की तरह तकरीब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहले हिस्से में एवार्ड तकरीब सजाई गई, जिसमें प्रोफेसर शमीम हनफी को जोश उर्दू एवार्ड से नवाजा गया, जबकि अलमदार एवार्ड डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा के नाम रहा। दूसरा हिस्सा रूबरू था, जिसमें अदबी शख्सियत से बातचीत की गई। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा प्रोग्राम में पाकिस्तान से तशरीफ लाईं। रूबरू में अपनी अदबी जिंदगी के हवाले से हाजरीन को बताया। तीसरा हिस्सा तमसीली मुशायरा का था, जिसमें अमीर खुसरो से लेकर परवीन शाकिर तक तमाम लेजेंड शुरा के कलाम को आलमे बाला के नाम से मुशायरे में दिखाया गया। दुबई, पाकिस्तान, भारत से फनकारों ने शुरा का किरदार अदा किया। परवीन शाकिर, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज को उनके ही अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। शोरा की नोक झोंक होती रही। मिर्जा गालिब ने काफी शरारतें भी की। मुशायरे के मेहमान खुसूसी हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला का कहना था कि उन्हें मुशायरे का हिस्सा बनकर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तहजीब जानकर बेहद खुशी हुई। आज मुशायरा चल रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान, काफ़ी दोनों कंट्री की कल्चर की, मैंने काफ़ी खुशी हो गई। इसमें मैं पार्ट था। मैंने काफ़ी चीज़ें लेजेंड लोग से काफ़ी अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करने के, वो लोग ने कोई तहजीब की कैसे बातें करते, कैसे उसको यूज़ करते, तो मुझको काफ़ी खुशी हो गई। शायर व मुंतज़मीन टीम के रुकन सैयद ताबिश जैदी और मिर्जा गालिब का किरदार अदा करने वाले आर्टिस्ट का कहना था कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। तमसीली मुशायरा लोगों ने बेहद पसंद किया। उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि शेर व अदब से इस कदर दिलचस्पी रखते होंगे यहाँ के लोग, और ख़ासकर रवायती शायरी से जो अब जहन से महव होती जा रही है। लेकिन हम शेर पढ़ रहे थे और उससे पहले हाज़रीन मुकम्मल कर देते थे, तो वो मुशायरे का सा भी माहौल था और तारीख़ भी रकम हो रही थी। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। जैसे आपने देखा, एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ। कोविड के बाद ये जो अब एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हुई हैं, इसमें हमारे पास जो मुशायरा था आज, ये तमसीली मुशायरा लोगों ने बहुत पसंद किया। इसमें गालिब, मीर, फैज़, हम सब ये सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। हज़रत अमीर खुसरो से लेकर परवीन शाकिर तक के क्लासिकल शुरा को जमा किया गया। उनके अंदाज में शायरी पढ़ी गई, लोग बड़े महसूस हुए। तरन्नुम में कुछ चीज़ें गाई गईं, कुछ अल्लामा इकबाल ने अपने अल्फाज में अपने अशार पढ़े, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। और ऐसा लगा कि हाँ, उन लोगों को जो लाइव हम नहीं देख सके, इस मरतबा उसमें जान आ गई और हमारे एक्टर्स ने उसमें काम किया। शोरा ने प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। फनकारों की अदाकारी और अदायगी को खूब सराहा और खुलकर दाद दी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। जासूसी करने पर अमेरिका और इसराइल में ठन गई। अमेरिका ने जासूसी का सॉफ्टवेयर बनाने वाली इसराइली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में तनाव। अमेरिका ने जासूसी का सॉफ्टवेयर पेगासस बनाने वाली इसराइली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तिजारती पाबंदियों के बाद इसराइली स्पाईवेयर कंपनी NSO ग्रूप अब अमरीकी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमतों ने इसराइली कंपनी का बनाया फ़ोन हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल किया, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अब इस इक़दाम का मकसद अमरीका के आला हुक्काम, कारोबारी अफराद, सफारतकारों और सहाफ़ियों को हैकिंग टूल्स से बचाना है। इसराइली हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इसराइली कंपनी ने अमरीकी हुक्काम को मायूस कुन करार दिया है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर मुल्क भर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की 26,000 मसाजिद में मुसलमानों ने बारान रहमत बरसने की दुआ की। सलातुल इस्तिस्का यरहमुकुमुल्लाह।
باران رحمت کے لیے سعودی عرب کی تمام مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ نماز استسقاء کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام میں ہوا، جہاں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل پیش تھے۔ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ بندر بلیلہ نے خطبہ پڑھایا اور نماز کی امامت کی۔ امام مسجد الحرام نے اپنے خطبے میں باران رحمت کے نزول کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لوگوں کو توبہ و استغفار اور صدقہ و خیرات کی تلقین کی۔ صلاۃ الاستسقاء یرحمکم اللہ۔ دوسرا بڑا اجتماع مسجد نبوی میں ہوا، جہاں نائب گورنر شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے بھی نماز ادا کی۔ مسجد نبوی کے امام اور خطیب شیخ عبد المحسن القاسم نے خطبہ دیا اور امامت کرائی۔ اپنے خطبے میں انہوں نے باران رحمت کے لیے اللہ سے رجوع کرنے اور رحمت کی امید لگائے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔